A very good morning everyone। हम एम लक्ष्मीकांत के सीरीज नंबर में आज हम पढ़ने वाले हैं लोकपाल एवं लोकायुक्त। लोकपाल एवं लोकायुक्त क्या होते हैं? केंद्र के लिए लोकपाल एवं राज्यों के लिए लोकायुक्त। इनकी स्थापना क्यों की गई? इनका उद्देश्य क्या था? इनके उद्देश्य इनको इस्टेब्लिश करने के पीछे सरकार की मंशा क्या थी? तो आइए शुरुआत करते हैं। लोकपाल विश्व परिदृश्य कल्याण उन्मुख होना आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों की पहचान है। इसलिए राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सरकार ने पहलकदमी की है। इसके परिणाम स्वरूप नौकरशाही तंत्र का विस्तार हुआ है और प्रशासनिक प्रक्रिया में भी बढ़ोतरी हुई है, जिससे कि सरकार के विभिन्न स्तरों पर लोक सेवकों को अधिक प्रशासनिक शक्ति प्राप्त हो सके। इस शक्ति और स्वनिर्णय के दुरुपयोग से उत्पीड़न, कुशासन और भ्रष्टाचार के लिए जगह बढ़ी है। यह परिस्थिति प्रशासन के खिलाफ नागरिकों की बढ़ती शिकायतों के लिए जिम्मेदार है। कहने का मतलब है कि कल्याण उन्मुख होना आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों की पहचान है। इसलिए राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सरकार ने पहलकदमी की है। नौकरशाही तंत्र का विस्तार हुआ है। सामाजिक आर्थिक विकास के लिए नौकरशाही का विस्तार हुआ है। प्रशासनिक प्रक्रिया में बढ़ोतरी हुई है, जिससे कि विभिन्न स्तरों पर लोक सेवक को अधिक प्रशासनिक शक्ति प्राप्त हुई है। इसी शक्ति के स्वनिर्णयन के दुरुपयोग से उत्पीड़न, कुशासन और भ्रष्टाचार के लिए जगह बढ़ गई है अधिकारियों के द्वारा। यह परिस्थिति प्रशासन के खिलाफ नागरिकों की बढ़ती शिकायतों के लिए जिम्मेदार है। लोकतंत्र की सफलता तथा सामाजिक आर्थिक विकास की प्राप्ति नागरिकों की शिकायतों के त्वरित निवारण पर निर्भर करती है। इसलिए दुनिया के विभिन्न देशों ने इन शिकायतों के निवारण के लिए निम्नलिखित संस्थाएं सृजित की हैं। ओम्बुड्समैन प्रणाली, प्रशासनिक न्याय प्रणाली, प्रोक्यूरेटर प्रणाली दुनिया में नागरिक शिकायतों के निवारण के लिए सबसे पुरानी लोकतांत्रिक एवं स्कैंडिनेवियन देशों की संस्था ओम्बुड्समैन है। डोनाल्ड सी रॉबर्ट, जो कि ओम्बुड्समैन के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आधिकारिक विद्वान हैं, इसके बारे में कहते हैं कि यह नागरिकों के अन्यायपूर्ण प्रशासनिक कार्यवाहियों के खिलाफ परिवादों को दूर करने के लिए विलक्षण रूप से उपयुक्त संस्था है। ओम्बुड्समैन संस्था पहली बार 1809 में गठित की गई थी। ओम्बुड्स एक स्वीडिश शब्द है जो कि ऐसे व्यक्ति की ओर इंगित करती है जो कि किसी अन्य व्यक्ति के प्रतिनिधि अथवा प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है। डोनाल्ड सी रॉबर्ट के अनुसार ओम्बुड्समैन का आशय ऐसे पदाधिकारी से है जो कि विधायिका द्वारा प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यवाही के खिलाफ परिवादों के निवारण के लिए नियुक्त किया जाता है। स्वीडन का ओम्बुड्समैन निम्नलिखित मामलों में नागरिकों की शिकायत पर कार्यवाही करता है। प्रशासनिक स्वनिर्णय का दुरुपयोग अर्थात राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शक्ति एवं प्राधिकार का दुरुपयोग, कुशासन अर्थात लक्ष्यों को प्राप्त करने में अक्षमता, प्रशासनिक भ्रष्टाचार अर्थात काम करने के लिए की मांग करना, भाई भतीजावाद अर्थात अपने सगे संबंधियों को रोजगार प्राप्ति में मदद करना। अशिष्ट आचरण अर्थात अनेक प्रकार के दुर्व्यवहार जैसे अपशब्दों का प्रयोग आदि। स्वीडन का ओम्बुड्समैन संसद द्वारा 4 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। वह संसद द्वारा ही हटाया जा सकता है, जबकि संसद उसमें अपना विश्वास खो चुकी है। वह अपना वार्षिक प्रतिवेदन संसद को ही सौंपता है और इस प्रकार संसदीय ओम्बुड्समैन के रूप में जाना जाता है, किंतु वह संसद विधायिका के साथ ही कार्यपालिका एवं न्यायपालिका से भी आजाद होता है। ओम्बुड्समैन संवैधानिक प्राधिकारी होता है और उसे यह अधिकार होता है कि वह लोक सेवकों द्वारा कानूनों नियमों के अनुपालन का पर्यवेक्षण करे और यह सुनिश्चित करे कि वे
अपना कर्तव्य भली भांति निभा रहे हैं। दूसरे शब्दों में वह नागरिक, न्यायिक तथा सैन्य तंत्र से जुड़े सभी सरकारी अधिकारियों के ऊपर निगरानी रखता है, जिससे कि वे निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता के साथ कानून सम्मत ढंग से अपना कार्य करें। हालांकि उसे इस बात की कोई शक्ति नहीं होती कि वह किसी निर्णय को पलट दे या खारिज कर दे। साथ ही उसका प्रशासन तथा न्यायालयों पर कोई सीधा नियंत्रण नहीं होता। ओम्बुड्समैन या तो किसी नागरिक से अन्यायपूर्ण प्रशासनिक कार्यवाही के बारे में प्राप्त शिकायत के आधार पर कार्यवाही करता है अथवा अपनी पहल पर स्वतः संज्ञान लेता है। वह न्यायाधीशों सहित किसी भी गलत सरकारी सेवक के खिलाफ अभियोग दायर कर सकता है, तथापि वह स्वयं कोई दंड देने का अधिकार नहीं रखता। वह आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही के लिए उच्च अधिकारियों को अवगत कराता। कुल मिलाकर स्वीडन की ओम्बुड्समैन संस्था की विशेषता कार्यपालिका की कार्यवाही से स्वतंत्रता है, शिकायतों का निष्पक्ष एवं वस्तुनिष्ठ अनुसंधान है, स्वतः अनुसंधान शुरू करने की शक्ति, प्रशासन की समस्त संचिकाओं तथा निर्बाध पहुंच, कार्यपालिका के खिलाफ संसद को प्रतिवेदन देने का अधिकार। प्रेस तथा अन्य जगहों पर इसकी कार्यप्रणाली को भारी प्रचार मिलता है तथा शिकायतों के निवारण की प्रत्यक्ष, सरल और अनौपचारिक सस्ता व त्वरित कार्य पद्धति। स्वीडन के ओम्बुड्समैन संस्था दूसरे स्कैंडिनेवियन देश डेनमार्क, नॉर्वे में भी पहुंची। इसी के मद्देनजर भारत में भी स्थिति भ्रष्टाचार पर नियंत्रण तथा नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए वैधानिक तथा संस्थागत ढांचे के अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित हैं। लोक सेवक जांच अधिनियम 1850, भारतीय दंड संहिता 1860, विशेष पुलिस प्रतिष्ठान 1941, दिल्ली पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1946, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, जांच आयोग अधिनियम 1952, अखिल भारतीय सेवा संचार अधिनियम, तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, राज्य सतर्कता 64, राज्यों में भ्रष्टाचार, इन सारी जो है संस्थाएं बनाई गई है भ्रष्टाचार के निवारण के लिए तथा नागरिकों की शिकायत पर त्वरित निवारण के लिए। प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष व राज्यसभा सभापति की सलाह पर लोकपाल की नियुक्ति करता है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की कि लोकपाल व लोकायुक्त के निम्नलिखित कार्य होंगे। वे स्वतंत्र व निष्पक्ष प्रदर्शन का कार्य करेंगे, उनकी जांच व कार्यवाही गुप्त रूप से होगी और इसका चरित्र अनौपचारिक होगा। उसकी नियुक्ति जहां तक संभव हो गैर राजनीतिक हो। उनका स्तर देश में उच्चतम न्यायिक पदाधिकारियों के समान होगा। वे अपने विवेकानुसार क्षेत्र में व्याप्त अन्याय, भ्रष्टाचार व पक्षपात से संबंधित मामलों को देखेंगे। उनका कार्यवाही में न्यायिक दखल अंदाजी नहीं होगी। अपने कर्तव्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए इनमें पूर्ण शक्तियां निहित होंगी। उन्हें कार्यकारी सरकार से किसी प्रकार का लाभ अथवा आर्थिक लाभ की आशा नहीं करनी चाहिए। भारत सरकार ने इस संबंध में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया। अब तक इस विषय में विधेयक लाने के लिए 10 अधिकारी प्रयास किए जा चुके हैं। निम्नलिखित वर्षों में मई 1968 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, 1971 इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, 77 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, 85 में राजीव गांधी के नेतृत्व में, 99 में, 89 में वीपी सिंह के नेतृत्व में, 1986 में देवगौड़ा के नेतृत्व में और 1998 में अटल बिहारी और 2001 में भी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए सरकार द्वारा प्रयास किया गया। 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार के द्वारा भी प्रयास किया गया। प्रथम 4 विधेयक लोकसभा विघटित होने के कारण, 5वां विधेयक सरकार द्वारा वापस लेने के कारण, 6वां और 7वां विधेयक भी 11वीं और 12वीं लोकसभा विघटित होने के कारण निरस्त हो गई थी। 8वां विधेयक 2001
वर्ष 2014 में 13वीं लोकसभा के विघटन के कारण निरस्त हो गया। नवा बिल 2011 द्वारा वापस हो गया। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 पृष्ठभूमि सरकार कर्मियों विशेषकर उच्चस्थ कर्मियों को भ्रष्टाचार के मामलों को निपटने के लिए इससे ध्यान में रखकर सरकार ने 8/4/2011 को एक संयुक्त प्रारूपण समिति गठित की, जिसमें भारत सरकार के मंत्रियों में से 5 नामित तथा श्री अन्ना हजारे स्वयं भी 5 नामित थे, जिन्हें लोकपाल बिल बनाना था। इस समिति की पर्यालोचन के आधार पर तथा राज्य के मुख्यमंत्रियों तथा राजनीतिक दलों की आगत इनपुट के आधार पर लोकपाल बिल का मसौदा तैयार किया। तो 2013 में क्या होता है, सरकार कर्मियों विशेषकर उच्चस्थ कर्मियों के भ्रष्टाचार के मामलों को निपटने के लिए ध्यान में रखकर 8 अप्रैल 2011 को संयुक्त प्रारूपण समिति की गठन की, जिसमें भारत सरकार के मंत्रियों में से 5 नामित तथा श्री अन्ना हजारे भी नामित थे। लोकपाल बिल बनाना था। इस समिति की पर्यालोचन के आधार पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा राजनीतिक दलों की आगत के आधार पर लोकपाल बिल का मसौदा तैयार किया गया। 28/7/2011 को अपनी पहली बैठक में कैबिनेट ने लोकपाल बिल मसौदा पर विचार किया और कैबिनेट के अनुमोदन के बाद लोकपाल बिल को 8/4/2011 को लोकसभा में पेश किया गया। 8 अगस्त 2011 को परीक्षण एवं रिपोर्ट के लिए बिल को कार्मिक लोक शिकायत कानून तथा न्याय संबंधी संसदीय समिति को विचारार्थ भेज दिया गया। साथ ही विभागों से संबद्ध संसदीय स्थायी समिति ने सभी हितधारकों के गहन विचार विमर्श के बाद अपने 48वें रिपोर्ट में कई अनुशंसाएं की इन दोनों विधेयकों के सामग्री कंटेंट और विस्तार में सुधार किए जाने की गुंजाइश है। समिति ने यह भी सिफारिश की कि लोकपाल एवं लोकायुक्त को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। स्थायी समिति को सिफारिशों पर विचार करने के बाद सरकार ने लोकसभा में लंबित पड़े लोकपाल विधेयक 2011 को वापस ले लिया और केंद्र में लोकपाल एवं राज्यों में लोकायुक्त संस्था को स्थापित करने के लिए दिनांक 22/12/2011 को लोकसभा में एक नया व्यापक लोकायुक्त विधेयक 2011 पेश किया। साथ ही स्थायी समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए लोकपाल एवं लोकायुक्त को संवैधानिक निकायों का दर्जा दिया जा सकता है। सरकार ने 116वीं संविधान संशोधन विधेयक 2011 को भी पेश किया। ये विधेयक 27/12/2011 को लोकसभा में विचारार्थ पेश किया गया। लोकपाल लोकायुक्त बिल 2011 कुछ संशोधनों के बाद पारित हो गया। 116वां संविधान संशोधन विधेयक 2011 पर्याप्त बहुमत को अभाव में पारित न हो पाया। लोकपाल और लोकायुक्त बिल 2011 राज्यसभा में विचारार्थ तथा पारित होने के लिए 29/12/2011 रखा गया, लेकिन उस पर बहस अपूर्ण रह गई। इसके बाद राज्यसभा ने 21/5/2012 को प्रस्ताव को मंजूर कर लिया तथा बिल को राज्यसभा की विशेष समिति के पास परीक्षण एवं रिपोर्ट के लिए भेज दी गई। विशेष समिति ने 23/11/2012 को रिपोर्ट पेश करने विशेष समिति अनुशंसाओं का परीक्षण किया गया तथा विधेयक को आधिकारिक संशोधन का प्रस्ताव जो विशेष समिति में विचार के लिए रखा गया था, वह कैबिनेट द्वारा 31 जनवरी 2013 की बैठक में विचार के बाद अनुमोदित कर दिया गया था। बिल आखिरकार संशोधनों के बाद राज्यसभा द्वारा 17/12/2013 को पारित कर दिया गया। लोकसभा ने 18/12/13 को संशोधनों पर अपनी सहमति जता दी। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिल 1/1/2014 को राष्ट्रपति द्वारा भी स्वीकार कर लिया गया। यह बिल 16 जनवरी 2014 से लागू हो गया। इनकी विशेषता लोकपाल एवं लोकायुक्त एक्ट 2013 के मुख्य बिंदु या केंद्र में लोक की स्थापना करना चाहता है। राज्यों में लोकायुक्त का, केंद्र में लोकपाल और राज्य में लोकायुक्त, इस तरह राज्य और केंद्र की स्तर पर देश की एक निगरानी भ्रष्टाचार विरोधी रोड मैपों का भी बिल प्रस्तुत किया गया। लोकपाल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत
प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, संसद सदस्य, ABC और ओ श्रेणी के ऑफिसर तथा केंद्र सरकार के अफसर आते हैं। लोकपाल का एक अध्यक्ष होगा और अधिकतम 8 सदस्य होंगे, जिनमें 50% न्यायिक सेवा के होंगे। लोकपाल के 50% सदस्य अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा स्त्रियों के बीच से होंगे। एक चयन समिति जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के विपक्ष का नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का कार्यरत न्यायाधीश, कोई प्रतिष्ठित न्यायवेत्ता जो राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति के 4 सदस्यों की अनुशंसा पर नामित होंगे, वे सभी लोकपाल का अध्यक्ष और इसके सदस्यों का चयन करेंगे। लोकपाल का यह अधिकार होगा कि लोकपाल द्वारा प्रेषित मामलों पर व किसी भी जांच एजेंसी पर अधीक्षण या दिशा निर्देश करे। CBI पर भी एक उच्च स्तरीय समिति, हाई पावर्ड कमेटी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करे, वह केंद्रीय जांच ब्यूरो के चुनाव के लिए अनुशंसा करे। इसमें वे प्रावधान शामिल हैं जो भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा भ्रष्ट तरीकों से प्राप्त की गई संपत्तियों को जब्त करेंगे, तब भी जबकि अभियोजन की प्रक्रिया बाकी हो। यह समय सीमा स्पष्ट रूप से बताए हुए हैं। प्रारंभिक जांच के लिए 3 माह है, जो 3 माह और बढ़ाया जा सकता है। विधिवत जांच के लिए 6 माह है, जो कि एक बार में 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। मुकदमे की समय सीमा 1 साल है, जो कि एक साल के लिए बढ़ाई जा सकती है। यह मुकदमा विशेष अदालत गठित पर चलाया जाना चाहिए। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम एक्ट के तहत अधिकतम दंड 7 साल से बढ़ाकर 10 साल करता है। एक्ट के खंड 7 एवं 8, 9, 12 के तहत न्यूनतम दंड 3 वर्ष होगा। खंड 15 के अंतर्गत प्रयास करने के लिए दंड कम से कम 2 साल रहेगा। जिन संस्थाओं का सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः वित्तीयन होता है, वे लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन जिन संस्थाओं को सरकार वित्तीय सहायता देती है, वे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ईमानदार तथा निडर सरकारी कर्मचारियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है। लोकपाल को यह अधिकार दिया गया है कि वह सरकार या किसी समर्थ अधिकारी की जगह खुद सरकारी कर्मचारियों के अभियोजन की अनुमति दे। अब इनकी कमियां क्या है ये देख लेते हैं। लोकपाल लोकायुक्त एक्ट 13 की निम्नलिखित कमियां। किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ लोकपाल संज्ञान लेते हुए सुमेटो कोई कार्यवाही नहीं कर सकता। जोर शिकायत के रूप में विषय वस्तु पर नहीं, गलत पर और धोखे भर शिकायतों के लिए कड़े दंड। सरकारी कर्मचारी के खिलाफ ऐसी शिकायतें लोकपाल की शिकायत पर लगभग होती है। अनाम शिकायत की अनुमति नहीं है। सादे कागज पर शिकायत नहीं कर सकते, भले ही उसके साथ सहयोगी दस्तावेज हों और उसे डिब्बे में गिरा दिया गया। जिसका सरकारी कर्मचारी के खिलाफ शिकायत है, उसको कानूनी सहायता का प्रावधान है। 7 साल के भीतर शिकायत करने की बाध्यता। प्रधानमंत्री के खिलाफ शिकायत से निपटने का बेहद अपारदर्शी विधि। लोकायुक्त लोकायुक्त एक्ट 2013 के कानूनी रूप से मिलने के बहुत पहले राज्यों ने अपने राज्यों में लोकायुक्त नियुक्त कर रखे थे। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात, सर्वप्रथम लोकायुक्त राष्ट्र गठन 1971 में महाराष्ट्र द्वारा किया गया था। यद्यपि उड़ीसा में अधिनियम 1970 में पारित हुआ, परंतु 1983 में लागू किया गया। वर्ष 2013 तक 21 राज्यों तथा एक संघ शासित क्षेत्र दिल्ली ने अपने यहाँ लोकायुक्त संस्था की स्थापना की है। लोकायुक्त व लोकायुक्त उप लोकायुक्तों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। उनकी नियुक्ति के समय राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य विधानसभा विपक्ष के नेता से परामर्श अवश्य करेगा। जांच प्रक्रिया अधिकांशों में लोकायुक्त किसी
नागरिकों द्वारा अनुचित प्रशासनिक कार्यवाही के विरुद्ध की गई शिकायत पर अथवा स्वयं जांच प्रारंभ कर सकता है, परंतु उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश व असम राज्यों में वह जांच प्रारंभ करने के लिए स्वयं पहल नहीं कर सकता। अधिकांश राज्यों में लोकायुक्तों का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले निर्धारित की है वह पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। अधिकार क्षेत्र लोकायुक्त के कार्य क्षेत्र में समानता नहीं है। इस संबंध में हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में मुख्यमंत्री को लोकायुक्त की परिधि में रखा गया है, जबकि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार व उड़ीसा में लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मंत्रियों व उच्च अधिकारियों को लगभग सभी राज्यों में लोकायुक्त अधिकारों के क्षेत्र में रखा गया है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्रियों व कर्मचारियों को भी इसमें शामिल किया गया है। हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश व असम राज्यों में विधानसभा सदस्यों को लोकायुक्त के दायरे में रखा गया है। स्थानीय निकायों, निगमों, कंपनियों, समितियों के अधिकारियों को अधिकांश राज्यों में लोकायुक्त की जांच की परिधि में रखा गया है। तो लोकपाल, लोकायुक्त, मुख्यमंत्री, सभी प्रधानमंत्री सभी को लोकपाल एवं लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र के अंदर रखा गया है, उनकी जांच कर सकता है। तो ये था आज का हमारा लोकपाल एवं लोकायुक्त संबंधी आर्टिकल। हम कल के वीडियो में समझेंगे अन्य संवैधानिक आयाम, अन्य कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के डायमेंशंस के बारे में। मिलते हैं कल बहुत जल्द, इस सेशन को लेकर आपको अवगत कराते हैं। वीडियो को अगर आपको समझ आए तो कंटिन्यू करिएगा, अगर नहीं समझ आए तो कमेंट करिएगा क्या कमी है, उस पर सुधार करने की क्या